19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन लगे थे। भारत सरकार ने रियासतों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए रियासती सचिवालय या इसे रियासती विभाग भी कहते हैं की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की थी। इसने नीति बनाई कि जिस रियासत की आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा होगी वह स्वतंत्र रह सकती है। उस समय 4 ऐसी रियासतें थीं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। यानी ये रियासतें भारत के 4 अलग अलग राज्य भी हो सकते थे। तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? खैर, वहाँ पहुँचने से पहले हम ये जानते हैं कि राजाओं ने खुद क्या क्या कोशिशें की थी। सबसे पहले मेवाड़ के प्रयास। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने 25-26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के लिए राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। इसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। उसके बाद एक दूसरा सम्मेलन मई 1947 में बुलाया, जिसमें उन्होंने राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं हैं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। इस दौरान महाराणा के संवैधानिक सलाहकार खुद के.एम. मुंशी जी थे, जो संविधान के प्रसिद्ध जानकार थे। महाराणा की चेतावनी सुनकर कुछ बड़ी रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने इस योजना को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। हालांकि आपसी मतभेदों के कारण ये सफल नहीं हो पाई थी। मेवाड़ की तरह जयपुर ने भी ऐसा प्रयास किया। जयपुर के महाराजा मानसिंह जी ने वहाँ के दीवान सर वीटी कृष्णमाचारी से प्रदेश के शासकों और प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने के लिए कहा और रियासतों का एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा और पुलिस जैसे विषय संघ को सौंप दिए जाएं और बाकी इकाइयां अपने पास रखें। उन्होंने दूसरा रास्ता भी बताया कि जो रियासतें अपना अलग अस्तित्व रखने में सक्षम नहीं हैं वे पड़ोस की बड़ी रियासतों से मिल जाएं। पर यह सम्मेलन भी बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया था। इसके बाद कोटा के महाराव भीम सिंह जी चाहते थे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी वे भी चाहते थे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, पर ये दोनों भी असफल ही रहे। दरअसल राजस्थान की रियासतों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और अविश्वास की भावनाएं भरी हुई थी और छोटी रियासतों को लगता था कि बड़ी रियासतें उन्हें निगल जाना चाहती हैं, और उनका यह शक कुछ हद तक जायज़ भी तो था। खैर, इस तरह राजाओं के प्रयत्न तो सफल नहीं हो पाए। अब जानते हैं कि एकीकरण की शुरुआत यानी मत्स्य संघ का निर्माण कैसे हुआ। पहला चरण, मत्स्य संघ। देश के विभाजन के समय भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। भारत सरकार को खबरें मिल रही थी कि अलवर में दंगे भड़काने में अलवर के प्रशासन का ही हाथ है। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हिंदू महासभा के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। उस समय अलवर के दीवान डॉक्टर N.B. खरे थे, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रह चुके थे, और फिर गांधी जी की हत्या में भी सरकार को अलवर का हाथ दिखाई देने लगा। भारत सरकार ने महाराजा और दीवान को नज़रबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भरतपुर में भी सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। भरतपुर महाराजा ने खुद ही प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। धौलपुर और करौली इनसे लगी हुई छोटी छोटी रियासतें थी। इस प्रकार अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों तथा नीमराना ठिकाना को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हो गया और जिसकी राजधानी अलवर रखी गई। तो मत्स्य संघ का निर्माण सबसे ईजी था। मत्स्य संघ का उद्घाटन N.V. गाडगिल द्वारा किया गया, जिनका पूरा नाम नरहरि विष्णु गाडगिल था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी थे, जो अलवर प्रजामंडल के नेता थे। राज प्रमुख धौलपुर शासक उदयभान सिंह जी थे और उप राज प्रमुख करौली के महाराजा को बनाया गया था। अच्छा, इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया? क्योंकि महाभारत काल में ये जो क्षेत्र था मत्स्य प्रदेश के नाम से विख्यात था, इसलिए K.M. मुंशी जी के कहने पर यह नाम रखा गया था। अब देखते हैं दूसरा चरण। दोस्तों, दूसरे चरण का नाम कुछ बुक्स में पूर्व राजस्थान और कुछ में राजस्थान संघ रखा गया है, तो आप इसमें से कुछ भी मान सकते हैं जो आपको सही लगे। हम पूर्व राजस्थान नाम लेकर चलते हैं। अब भारत सरकार राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी छोटे छोटे राज्यों के बारे में सोच रही थी। भारत सरकार ने
कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्तावित राज्य के हाड़ौती और वागड़ क्षेत्र के बीच मेवाड़ की रियासत पड़ती थी। हालांकि निर्धारित नीति के अनुसार मेवाड़ स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का हकदार था, परंतु फिर भी रियासती विभाग ने मेवाड़ महाराणा को संयुक्त राजस्थान में मिलने का प्रस्ताव दिया था। महाराणा ने उन्हें जवाब दिया कि मेवाड़ अपने 1300 वर्ष पुराने गौरवशाली इतिहास को तिलांजलि देकर भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करेगा। हाँ, अगर रियासतें चाहें तो वे मेवाड़ में मिल सकती हैं। चूँकि मेवाड़ के बिना यह संयुक्त राजस्थान नहीं था, इसलिए इस चरण को पूर्व राजस्थान और तीसरे चरण को जहाँ मेवाड़ फाइनली मिल जाता है उसे संयुक्त राजस्थान कहते हैं। तो इन सभी रियासतों में कोटा सबसे बड़ी रियासत थी, इसलिए कोटा को राजधानी बनाने और कोटा महाराव भीम सिंह जी को राज प्रमुख बनाने का निर्णय ले लिया गया और 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान का उद्घाटन करने का निर्णय हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि मेवाड़ 23 मार्च को इसमें शामिल होना स्वीकार कर चुका था, यानी 2 दिन पहले। यानी हो सकता था कि इन रियासतों के साथ ही दूसरे चरण में उदयपुर भी शामिल हो जाता। तो ये करिश्मा हुआ कैसे था? दरअसल हुआ ये था कि इसी बीच मेवाड़ में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की लोकप्रियता बढ़ रही थी और महाराणा के जो आसपास के लोग थे वो ये सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने समझा कि भले ही मेवाड़ का विलय संयुक्त राजस्थान में हो जाए, पर प्रजामंडल के हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए। इसलिए उन सब ने मिलकर महाराणा को चक्कर में डाल दिया था और महाराणा ने 23 मार्च को वीपी मेनन जी जो इसके रियासती विभाग के सचिव थे, उन्हें सूचित कर दिया था कि वे संयुक्त राजस्थान में मिलने को तैयार हैं। मेनन जी ने कोटा में 25 मार्च को होने वाले उद्घाटन को रोकने के लिए कोटा महाराव को कहा, परंतु महाराव ने यह तर्क दिया कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं, कई राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, तो अब उद्घाटन तो नहीं टाला जा सकता। तो फिर इस वजह से 25 मार्च को ही पूर्व राजस्थान का उद्घाटन एनवी गाडगिल जी ने किया। इसमें शामिल रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर और कुशलगढ़ ठिकाना था। इसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा जी थे जो शाहपुरा के नेता थे। इसमें राज प्रमुख भीम सिंह जी थे जो कोटा के राजा थे और उप राज प्रमुख बहादुर सिंह जी थे जो बूंदी के राजा थे। दोस्तों, इसमें जो राज प्रमुख और उप राज प्रमुख हैं उनकी भी एक कहानी है। कोटा महाराव को राज प्रमुख बनाने का निर्णय बूंदी के महाराव को पसंद नहीं आया था, क्योंकि कोटा महाराव इनके छोटे भाई थे। तब इन्होंने उदयपुर महाराणा से मिलकर रिक्वेस्ट की कि अगर वो विलय कर लें तो राज प्रमुख बना दिए जाएंगे और इससे उनकी प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। परंतु मेवाड़ महाराणा ने उन्हें भी वही जवाब दिया जो रियासती विभाग को दिया था और बूंदी महाराव को कोटा महाराव के राज प्रमुख बनने को स्वीकार करना पड़ा। अच्छा, बांसवाड़ा रियासत जो थी उसमें विलय करने के लिए हिचकिचा रही थी। अंत में महारावल चंद्रवीर सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो ये कहकर किया कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। दोस्तों, दूसरा चरण पूरा होने के बाद आता है तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान। इसमें उदयपुर का विलय हुआ। तो ये हुआ कैसे था? प्रजामंडल के द्वारा महाराणा पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का दबाव बनाया जा रहा था। महाराणा घबराए हुए थे। स्थिति का लाभ उठाकर जो स्वार्थी तत्व थे वो प्रजामंडल के खिलाफ महाराणा को भड़काने में सफल हो जाते हैं और रियासती विभाग की बात मानने के लिए मना लेते हैं। लेकिन मेवाड़ जैसी प्राचीन और ऐतिहासिक रियासत के विलय के लिए मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। रियासती विभाग की ये नीति थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए से ज़्यादा प्रिवी पर्स नहीं देंगे। महाराणा ने 20 लाख रुपए मांगे। चूंकि रियासती विभाग मेवाड़ के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार था, उन्होंने रास्ता निकाला कि 10 लाख तो प्रिवी पर्स दे देंगे, 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता देंगे और शेष 5 लाख वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कामों में खर्च करने के लिए देंगे। इसके अलावा महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाया जाएगा। इस प्रकार उदयपुर का विलय होने से संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन हुआ 18 अप्रैल 1948 को। जाहिर है राजधानी उदयपुर को ही बनाया जाएगा, तो बनाया गया। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसमें प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे जो प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे, राज प्रमुख भूपाल सिंह जी थे जो उदयपुर के राजा थे और उप राज प्रमुख भीम सिंह जी थे जो कोटा के राजा थे।
तो तीसरे चरण के बाद अब आता है चौथा चरण, यह है वृहद राजस्थान। अब बात ये थी कि जो रियासतें बची हुई थी वो बड़ी बड़ी रियासतें थी जो पृथक इकाई रखने की हकदार थी और उनके शासक चाहते भी ऐसा ही थे, इसलिए उन्हें मिलाकर एक इकाई वृहद राजस्थान बनाना बहुत मुश्किल था। पर उन्हें अलग छोड़ने में भी प्रॉब्लम्स थी। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई थी जहाँ से आक्रमण का खतरा बना रहता। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी जिसका विकास करना उन राज्यों की खुद की क्षमता से बाहर था, इसलिए इन्हें एक करना जरूरी था। तो अंत में किसी तरह रियासती विभाग के सचिव श्री वीपी मेनन ने राजाओं को राजी कर लिया था और चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को और लावा ठिकाना को मिलाकर वृहद राजस्थान बना दिया और इसका उद्घाटन हुआ 30 मार्च 1949 जो हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे जो जयपुर के नेता थे, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी थे और राज प्रमुख मान सिंह जी थे और उपराज प्रमुख हुए भीम सिंह जी। इसका उद्घाटन खुद पटेल जी ने किया था। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया गया और उदयपुर की प्राचीन मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद दिया गया। अब मुद्दा ये था कि अब सभी बड़ी रियासतें शामिल हो गई हैं, तो राजधानी किसे बनाया जाए। राजधानी के चुनाव के लिए पटेल जी ने एक समिति बनाई। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की और अन्य बड़े शहरों का भी महत्व बना रहे इसके लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उन शहरों में रखने की भी सलाह दी, जैसे हाईकोर्ट जोधपुर में रखो, शिक्षा विभाग बीकानेर में, कृषि विभाग भरतपुर में, खनिज और कस्टम एंड एक्साइज विभाग उदयपुर में रखने का निर्णय लिया गया। तो इस तरह जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। अच्छा, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कैसे अजमेर ने राजधानी बनने का सुनहरा मौका खो दिया था। अजमेर ब्रिटिश भारत का अंग था। अजमेर राजस्थान की रियासतों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण केंद्र और प्रेरणा स्थल भी रहा था। अर्जुन लाल सेठी जी और विजय सिंह पथिक जी जैसे कई बड़े बड़े नेताओं ने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया था। जब पूरे भारत में 1915 में सशक्त क्रांति होनी थी तब राजस्थान में इसके लिए अजमेर को ही चुना गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में अजमेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो अजमेर का वातावरण बदल सा गया था। अब राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र न रहकर यह अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यालय ही रह गया था। जब वृहद राजस्थान बना तो अजमेर राजस्थान में मिला हुआ नहीं था। राजस्थान की रियासतों के अधिकतर नेता चाहते थे कि अजमेर को राजधानी बनाया जाए, पर अजमेर शामिल ही नहीं था तो इसे राजधानी कैसे बनाते। इस तरह अजमेर उस समय राजस्थान का हिस्सा न होने के कारण राजधानी बनने का संभावित अवसर खो देता है। तो अब आता है पांचवा चरण। गाइस, जो मोटा मोटा काम था वो तो अब हो चुका है, अब जो काम है वो बहुत कम रह गया है। तो पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई। इस चरण में वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। दरअसल ये हुआ कि जब पूरा राजस्थान मिल चुका है तो मत्स्य संघ को अलग रखने का क्या फ़ायदा है, तो इसलिए मत्स्य संघ को मिला दिया गया और ये यहाँ प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री का पद बना दिया गया। और प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे जो मनोनीत थे। अब आता है छठा चरण। इसका नाम है राजस्थान संघ और इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। अब सिरोही के प्रश्न को हल करने की बारी थी। गुजरात के नेता सिरोही स्थित जो आबू पर्वत का पर्यटन स्थल था वो गुजरात में मिलाना चाहते थे और रियासती विभाग भी उनके प्रभाव में था। तो जनता के विरोध के बावजूद भी सिरोही गुजरात को दिया जा रहा था। हीरालाल शास्त्री जी ने पटेल जी को पत्र लिखा कि सिरोही राजस्थान में शामिल होना जरूरी है और फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। जब मुद्दा बढ़ गया तो नेहरू जी ने पटेल जी से पूछा कि क्या बात है। तब पटेल जी ने कहा कि राजस्थान वालों को सिरोही नहीं चाहिए, उन्हें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए। तो उनकी ये मांग तो उन्हें सिरोही दिए बिना भी पूरी की जा सकती है। और उन्होंने माउंट आबू वाला भाग तो गुजरात में मिला दिया और गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हातल सहित सिरोही का बाकी भाग राजस्थान को दे दिया। तो छठे चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया, आबू देलवाड़ा वाला भाग छोड़कर। सातवां चरण राजस्थान, 1 नवंबर 1956। अब राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो बना था।
सिरोही का इस तरह का विलय जनता को पसंद नहीं आया था। सिरोही की जनता ने आंदोलन किए। अंत में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर माउंट आबू वाला इलाका भी राजस्थान में मिला दिया। 7वें चरण में ही अजमेर का भी विलय हुआ। जी हाँ, अजमेर का विलय सबसे अंत में हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि 1952 के आम चुनावों के बाद वहाँ हरिभाऊ उपाध्याय जी की कांग्रेस सरकार बन चुकी थी। अब वो नहीं चाहते थे कि अजमेर को राजस्थान के अधीन किया जाए। वे दलील देने लगे कि प्रशासन की दृष्टि से अजमेर का अलग इकाई रहना ही ठीक है, यानी छोटे छोटे राज्य बनाना ही उचित रहेगा। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दिया गया। इसमें मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान को और राजस्थान के झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इस प्रकार जो प्रक्रिया मार्च 1948 में शुरू की गई थी वह नवंबर 1956 को पूरी हुई। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ राजस्थान